Hello, hi everyone. Very good morning, all of you. Dear student, in this current lecture, we are going to deal with the objective regarding design of concrete structures. This student, we have already covered 5 unit of design of concrete structure out of 8. So we want to cover objective regarding these 5 units. So before I start the video, please subscribe my channel Civil Engineering Gurukul, which is my YouTube channel. Kindly subscribe them for latest video notifications. This video is very helpful for all students who are preparing for semester examination of Polytechnic under State Board of Technical Education Bihar, and this video also helpful for all students of diploma who are preparing for competitive examinations. So without spending so much time, let us start the video. So dear students, let's start the video from very first questions of design of concrete structures. Our first question is, in reinforced cement concrete structure the steel reinforcement consists of. dear student, आज के इस लेक्चर्स में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि DCS डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर या जिसे हम लोग RCC रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स कहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 5 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर में पहला इंट्रोडक्शन था, ऑब्जेक्टिव था कि उसका क्या होता है, RCC क्या होता है, उसके अंदर में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, किस टाइप के कंक्रीट की यूटिलाइजेशन किए जाते हैं, किस टाइप के स्टील्स होते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यूनिट 2 में हम लोग डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शंस को देखे थे कि किसी भी सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन का डिज़ाइन कैसे करते हैं बाय यूज़ ऑफ लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। फिर हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन का डिज़ाइन को देखे थे। फिर से हम लोग उसके बाद में शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ को देखे थे। तो हम लोगों का 5 यूनिट कवर हो चुका था अभी तक। तो अब आगे हम लोग ये फर्स्ट पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद इसी तरीके से मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अपने जो दोस्त है आपके, जो आपके फ्रेंड्स है जिनको ये नीड है, उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और साथ ही ये आपके आने वाले जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्टील इन्फोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ। पूछा जा रहा है कि RCC में जो स्टील इन्फोर्समेंट होता है वो कौन कौन सा होता है। जो आपके ऑब्जेक्टिव नंबर ए में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है डिफॉर्म्ड बार, बी में है कोल्ड ट्विस्टेड बार, सी में है माइल्ड ट्विस्टेड बार, माइल्ड एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स, डी में है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा RCC सेक्शंस होता है उसमें ये चारों टाइप का स्टील का या बार्स का यूज़ किया जाता है। जो डिफॉर्म्ड बार होता है, कोल्ड ट्विस्टेड बार होता है, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स होता है। देखिए मैं तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करता हूँ। देखिए जो भी ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं साथ में डिस्कस करता चलूँगा। देखिए डिफॉर्म्ड बार जो होता है, कहने का मतलब है पहले तो जो माइल्ड स्टील बार था Fe 250, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील 250 कहते हैं, है ना, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है डिज़ाइन ऑफ RCC में इम्बेड करने के लिए। जो लोहा होता है, आप सिंपली समझिए जो स्टील होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि किसी भी कॉलम में या फिर जो भी RCC सेक्शन है, जो भी बीम है उसमें इम्बेडेड किया जाता है। चलिए Fe 250 होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, इससे जो हाई स्ट्रेंथ का स्टील आता है Fe 400, Fe 415, और साथ में इसके अलावा जो हमारा आता है Fe 415, ठीक है, Fe 500, इस तरीके के स्टील्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा डिफॉर्म्ड बार कहलाता है। ये डिफॉर्म्ड बार कहलाता है। साथ में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन इसमें क्या होता है, जो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको जो हम लोग इम्बेड करते हैं किसी भी RCC सेक्शन में, किसी भी कॉलम में या किसी भी बीम में, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ को कवर अप कर सकता है। उसके लायक होता है कोल्ड ट्विस्टेड बार। तो इसको क्या किया जाता है कि जैसे जो हमारा स्टील होता है तो हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टील के बीच में, तो कुछ इस तरीके से आता है जहाँ पे लोअर एल्ड पॉइंट होता है, अपर एल्ड पॉइंट होता है, उसके बाद लिमिट ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, अपर एल्ड पॉइंट और लोअर एल्ड पॉइंट होता है। फिर से यहाँ पे
अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए हम लोग वहाँ पे कोल्ड वर्किंग करते हैं ताकि जो उसका इल्ड स्ट्रेंथ है उसको क्या किया जा सके। मान लीजिए इल्ड स्ट्रेंथ जहाँ पे होता है उसका इल्डिंग जो हो थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा उसका इल्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, इसलिए उसमें कोल्ड ट्विस्टेड बार का हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग उसको कोल्ड वर्किंग करते हैं स्टील का, है ना। तो ये कोल्ड वर्किंग करने का मतलब है कि जो हम लोग उसका इल्ड स्ट्रेंथ है उसको क्या करें, इंक्रीज करें। तो ये जो तीनों टाइप के जो स्टील आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, इस तीनों टाइप Fe250 का भी यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग मीडियम टेंसाइल स्टील बार कहते हैं, डिफॉर्म्ड बार का भी यूज़ किया जाता है और साथ में कोल्ड ट्विस्टेड बार का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तीनों टाइप के स्टील का यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ये फर्स्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन था। मैं इसे सारे रिलेटेड जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट हैं उन सारे को डिस्कस करते चलूँगा साथ में, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड बार अबाउट हैज़ अबाउट मोर इल्ड स्ट्रेस देन ऑर्डिनरी स्टील बार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ट्विस्टेड बार होता है उसका जो इल्ड स्ट्रेस होता है वो माइल्ड स्टील बार के कंपैरिजन में कितना होता है। तो मैं बता देता हूँ, जो ट्विस्टेड बार होता है, जो कोल्ड वर्किंग हम लोग ट्विस्टेड करते हैं, ट्विस्टेड करने के बाद उस बार का जो स्ट्रेंथ होता है 50% बढ़ जाता है माइल्ड स्टील बार के कंपैरिजन में। जो हमारा ट्विस्टेड बार होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है 50% बढ़ जाता है माइल्ड स्टील कंपैरिजन में, क्योंकि जैसे हम लोग उसमें कोल्ड वर्किंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसका इल्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल स्टील के कंपैरिजन में 50% इंक्रीज हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 3 डिस्कस करते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 to 15% होता है। इसमें दिया जा रहा है ऑप्शन ए में ट्रू है, बी में फॉल्स है। तो देखिए जे स्टूडेंट, जो हमारा आरसीसी सेक्शन होता है, जो हमारा आरसीसी सेक्शन, उसमें हम स्टील को बॉटम मोस्ट पार्ट में इम्बेड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट में देखिए 2 जोन्स होता है। नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन जोन कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कंप्रेशन जोन कहते हैं। और जो हमारा स्टील होता है उस बॉटम मोस्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं। इसका रीज़न ये है बॉटम मोस्ट पार्ट में इम्बेड करने का, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है वो काफ़ी वीक होता है टेंशन में, है ना। टेंशन में क्या होता है, काफ़ी वीक होता है, और कंप्रेशन में काफ़ी मजबूत होता है। तो इसलिए टेंशन में वीक होता है, इसके कारण वहाँ पे क्रैकिंग आ जाता है। इसलिए हम लोग बॉटम वाले पार्ट में क्या करते हैं, हम लोग स्टील को इम्बेड करते हैं। इम्बेड करने के बाद वहाँ पे हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। तो ये हमारा जो मेन रीजंस है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो 10 से 15% होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का। बिल्कुल सही है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हमारा कंक्रीट का, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ के 10 से 15% होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इन सिंगली इन्फोर्स बीम स्टील इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। देखिए बहुत ही सिंपल है, और आप लोग जब भी आरसीसी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिंगली इन्फोर्स सेक्शन में हम लोग स्टील इन्फोर्समेंट को बॉटम जोन में प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्पीकर में देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका ये आपका क्या है, आरसीसी का क्रॉस सेक्शंस है, और यहाँ पे देखिए ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो जो हमारा स्टील होता है इस वाले नीचे वाला पार्ट में, यानी कि बॉटम मोस्ट पार्ट में, यानी हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल जोन में। टेंसाइल जोन में हम लोग स्टील को क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, इन सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स कंक्रीट बीम द रेनफोर्स इज प्लेस्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स कंक्रीट बीम। कोई भी सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम में जो रेनफोर्समेंट होता है वो प्लेस्ड किया जाता है। तो कोई भी बीम है, या कोई भी बीम नहीं है, सॉरी, सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स बीम कंक्रीट बीम में, सिंपली सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका मैंने बताया था कि ये मान लीजिए यही कंक्रीट का सेक्शन है, और मान लीजिए ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पे जो हमारा आरसीसी सेक्शंस होता है सिंपली सपोर्टेड के केस में, देखिए कैंटिलीवर के केस में अलग होता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड के केस में। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में जो हमारा स्टील होता है इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग भी बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन देखे होंगे जहाँ पे ये बीम कास्ट होता है, वहाँ पे देखना जो स्टील होता है वो नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, वहाँ पे इम्बेड किया जाता है, जो मेन रिन्फोर्समेंट होता है, ठीक है, सिंगली रिन्फोर्स के केस में।
और ऊपर में कहीं कहीं होल्डिंग बार दिया जाता है ऊपर में, और उसको क्या किया जाता है, दोनों को होल्ड करके बांधा जाता है। लेकिन जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है वो बॉटम वाले पार्ट में ही वहाँ पे डाला जाता है। सिंगल रिइंफोर्स के केस में, सिंगल रिइंफोर्स में हमेशा जो स्टील होता है उसके बॉटम वाले पार्ट में ही डला होता है, ठीक है। और डबली में क्या होता है उसके, ये मान लीजिए ये टेंशन जोन है, ऊपर वाला क्या है, कंप्रेशन जोन है, तो यहाँ पे कंप्रेशन जोन में भी डाला होता है किसमें, डबली रिइंफोर्स के सेक्शन के केस में। लेकिन यहाँ पे सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन का केस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। द जॉइंट एक्शन, मुझे पहले रब कर देंगे इसको। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इससे रिगार्डिंग जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है जो तक हम अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको भी डिस्कस करते चल रहे हैं साथ में, है ना। सिर्फ मैं इसको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसका ऑप्शन बताते हुए चल रहा हूँ, मैं इससे जो रिलेटेड एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, डिक्लेयर हो जाए पूरा अच्छे से। तो चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 6 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है द जॉइंट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए जो भी हमारा कंक्रीट होता है उसमें स्टील इम्बेड करते हैं, तो स्टील इम्बेड करते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है ना। तो जो जॉइंट एक्शन है किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए आपका है बॉन्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है आपका, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील बार्स। देखिए तो जॉइंट हमारा है, जॉइंट जो एक्शंस है स्टील और कंक्रीट का बिल्कुल डिपेंड करेगा बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील बार, कि मतलब हमारा जो स्टील है और कंक्रीट है उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। बी एब्सेंस ऑफ कोराजन ऑफ स्टील बार इम्बेडेड इन द कंक्रीट। कोराजन मतलब होता है जंग लगना, तो जो हमारा स्टील होता है उसमें क्या होना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, रस्टिंग नहीं होना चाहिए, है ना, जब हम कंक्रीट में इम्बेड कर रहे हैं। इसमें भी उसका जॉइंट एक्शन डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जो हमारा स्टील है उसमें कोराजन होगा, तो जो हम कंक्रीट में इम्बेड करेंगे तो जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए उस कंक्रीट में और स्टील में दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन नहीं पाएगा कोराजन के कारण, जंग लगने के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर सी है प्रैक्टिकल इक्वल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बोथ कंक्रीट एंड स्टील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टील है और जो कंक्रीट है उसका थर्मल एक्सपेंशन प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन है सेम होना चाहिए। क्योंकि जो हम इसलिए तो हम लोग स्टील को यूज़ करते हैं ताकि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है दोनों का सेम होता है, क्योंकि स्टील और कंक्रीट में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो दोनों साथ साथ हो रहा है ना, इक्वली हो रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे आरसीसी में स्टील का यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो जॉइंट एक्शन है इन सारे क्राइटेरिया पे, इन सारे तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील, स्टील और कॉन्क्रीट के बीच के बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। एब्सेंस ऑफ कोराजन ऑफ स्टील बार इम्बेडेड इन द कंक्रीट, जो हम स्टील यूज कर रहे हैं उस कंक्रीट के अंदर में वो कोराजन फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोराजन नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग होगा तो हमारा जो स्टील है और कंक्रीट है उस दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा प्रैक्टिकली अच्छे से, है ना। सी नंबर है प्रैक्टिकल इक्वल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बोथ कंक्रीट एंड स्टील। तो जो प्रैक्टिकली होता है हमारा स्टील में और कंक्रीट में, क्योंकि दोनों को हम इम्बेड करते हैं तो दोनों में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो इक्वल होना चाहिए, तब जाकर उसमें बॉन्ड प्रॉपर्ली बन पाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव नंबर 7। इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू दी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था, यही होता है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, सॉरी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट, यही होता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, है ना। और यहीं पे हम लोग बॉटम वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के केस में बॉटम वाले पार्ट में स्टील प्रोवाइड करते हैं, और ये वाला हम पार्ट होता है कंप्रेशन जोन, है ना। तो जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है कहाँ से मेजर करते हैं, जो टॉप मोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्रेशन एज है, ये हमारा कंप्रेशन एज है, और ये जो हमारा स्टील है इसका जो सेंटर है, स्टील का सेंटर, यहाँ टॉप मोस्ट कंप्रेशन एज से लेकर के स्टील के सेंटर तक के डेप्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं उसको इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। तो रिमेंबर दैट जो हमारा कंप्रेशन एज है, कंप्रेशन एज से स्टील के सेंटर तक के डेप्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू दी। ऑप्शन नंबर ए है टेंसाइल एज, ऑप्शन नंबर बी है सेंटर ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, और डी है नन ऑफ द अबव। तो टेंसाइल एज तो होगा नहीं, बी क्या है, सेंटर ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, तो ये सही ऑप्शन है इसका। जो हम इफेक्टिव डेप्थ मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं कंप्रेशन एज से लेकर के सेंटर ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 8।
आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव करने में, क्योंकि अभी तक सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं और अब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इससे जो रिलेटेड एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी साथ में डिस्कस करता चल रहा हूँ, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आप जो पढ़े हो वो क्या हो, पूरा एक बार रिफ्रेश हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 8। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 क्या है? इन एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट कैन बी डन बाय। अब हम लोग पढ़े थे कि जो एनालिसिस होता है किसी भी आरसीसी सेक्शंस का, वो 3 थ्योरी से होता है ना। एक स्ट्रेट लाइन थ्योरी, बी है इलास्टिक थ्योरी, सी है अल्टीमेट लोड थ्योरी। देखिए ए नंबर ऑप्शन में है स्ट्रेट लाइन थ्योरी, बी में है इलास्टिक थ्योरी, सी में है अल्टीमेट लोड थ्योरी, डी में ऑल ऑफ दीज। देखिए ये ऑब्जेक्टिव लास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिक्लेयर होता चले और आप ऑब्जेक्टिव को करते चले, और साथ में आने वाले जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी आरसीसी सेक्शंस का, इस तीनों थियोरी से करते हैं। स्ट्रेट लाइन थ्योरी से भी करते हैं, इलास्टिक थ्योरी से भी करते हैं, और अल्टीमेट लोड थ्योरी से भी करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक थियोरी टू बीम इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है इलास्टिक थ्योरी का, जो इलास्टिक थ्योरी को आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बीम पे, उसमें क्या एज्यूम किया जाता है, क्या माना जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर है एट एनी क्रॉस सेक्शंस प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका एप्लीकेशन है, हम लोग पढ़े भी थे एज पर IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड 456 IS 456 2000, दैट इज द कोड जो कि रेफर करता है आरसीसी डिज़ाइन को, है ना। ये कौन सा कोड है? IS 456/2000, जो कि आरसीसी डिज़ाइन को रेफर करता है। इसके अकॉर्डिंग या फिर इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा अजम्पशन है किसी भी आरसीसी बीम्स के लिए, आरसीसी सेक्शंस के लिए क्या है? एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन जो है जो बेंडिंग के पहले प्लेन था, बेंडिंग के बाद भी क्या होगा? प्लेन होगा, है ना। मान लीजिए यही हमारा आपका बीम है, ये आपका बीम है, तो ये इनिशियल एक्सिस था उसका, प्लेन है। अब बेंडिंग होने के बाद भी जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा प्लेन ही होगा। मतलब एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, मतलब बेंडिंग से पहले भी प्लेन होगा और बेंड होने के बाद भी प्लेन होगा। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। बी नंबर में देखिए, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील रिइंफोर्समेंट अलोन नॉन ऑफ द कंक्रीट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस इलास्टिक थ्योरी का, कि जो भी हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस लिया जाएगा वो कंक्रीट के द्वारा नहीं, वो स्टील के द्वारा लिया जाएगा। जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ स्टील के द्वारा लिया जाएगा, कंक्रीट के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर सी, स्टील रिइंफोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेसेस व्हेन इट इज एम्बेडेड इन कंक्रीट। जो स्टील रिइंफोर्समेंट होता है वो इनिशियल स्ट्रेस से फ्री है, मतलब उसमें पहले से कोई भी स्ट्रेस नहीं दिया गया है जब उसको इम्बेड किया जा रहा है कंक्रीट में। सो दिस 3 ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इलास्टिक थियोरी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि जो इलास्टिक थियोरी है उसमें ये माना गया है, ये एजम्पशन उसका ये एप्लीकेशंस है कि जो भी हमारा कंक्रीट सेक्शन है वो बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद में भी प्लेन होगा, जिसमें जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो किसके द्वारा? वो स्टील के द्वारा लिया जाएगा, कंक्रीट के द्वारा नहीं लिया जाएगा। सी नंबर में स्टील इन्फोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेसेस। जो स्टील हमारा इन्फोर्समेंट है वो इनिशियल स्ट्रेसेस से फ्री है और कंक्रीट में इम्बेड करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये ऑब्जेक्टिव, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कहीं भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपको दिया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 10 क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 10 को डिस्कस करते हैं हम लोग। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज अबव न्यूट्रल एक्सिस। देखिए यही मैं आपको बताना चाहता था कि जो सिंपली सपोर्टेड केस होता है, सिंपली सपोर्टेड केस में मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है यहाँ पे टेंशन जोन होता है ना, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। लेकिन कैंटिलीवर बीम के केसेस में क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा टेंशन जोन शिफ्ट हो जाता है ना। इसलिए
हम लोग कैंटिलीवर बीम के केस में क्या करते हैं, जो हमारा टेंसाइल जोन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही हमारा क्या होता है, टेंसाइल जोन होता है। इसलिए हम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम लोग बॉटम में स्टील रिइंफोर्समेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जबकि कैंटिलीवर के बीम के केसेस में हम लोग स्टील रिइंफोर्समेंट को हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए एग्री, करेक्ट। ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसका। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 क्या है, क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव नंबर 11? देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 11 में बोला जा रहा है, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव में बोला जा रहा है, इफ सिग्मा, एक मिनट वेट, ऑब्जेक्टिव नंबर 11 में जो बोला जा रहा है, इफ सिग्मा BC इज दी परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट न्यूटन पर mm स्क्वायर, द मॉड्यूलर रेशियो m इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में मैं यूज़ करता था कि जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा CBC अगर है इन कंप्रेशन में ड्यू टू बेंडिंग न्यूटन पर mm स्क्वायर, द मॉड्यूलर रेशियो m इज ऑन द ऑर्डर ऑफ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन एज पर IS 456/2000, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो होता है हम लोग जानते हैं E इक्वल टू कितना होता है, 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। ये हमारा एज पर IS कोड 456/2000, ये जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो कहाँ से आया है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो हम मॉड्यूलर रेशियो लेते हैं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट के लिए वो 280/3 सिग्मा CBC लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 280/3 सिग्मा CBC, 280/4 सिग्मा CBC, CU19 D23। तो ऑप्शन नंबर ए 280/3 सिग्मा CBC। आप इसको भूले नहीं कभी, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पे भी यूटिलाइज करना पड़ता है। मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड 2002 के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हम लोग 280/3 सिग्मा CBC लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव नंबर 12। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, वेन लोड ऑन द reinforced concrete beam is small so that the tensile stresses set up in the concrete below the neutral axis is smaller than the permissible, then the concrete or the neutral axis will not crack। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब भी हमारा जो लोड है RCC सेक्शन काफ़ी स्मॉल है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस सेटअप हो रहा है कंक्रीट में जो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो है स्मॉलर देन परमिसिबल है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका स्ट्रेस है परमिसिबल से कम है। जो आपका स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जो है वो लेस देन है परमिसिबल वैल्यू से, परमिसिबल स्ट्रेस से, है ना। तो इस केसेस में क्या होगा कि जो आपका कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्रैक नहीं होगा, है ना। जाहिर सी बात है क्रैक कब होगा, जब आपका परमिसिबल से ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि परमिसिबल स्ट्रेस है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपका स्ट्रेस आ रहा है 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो 65 क्या है न्यूटन पर, ये आपका जो अलाउड स्ट्रेसेस है वो 70 यानी परमिसिबल से कम है। तो इस केसेस में जो हमारा कॉन्क्रीट है क्रैक नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर ये जो आपका है बी नंबर जो है करेक्ट होगा, मतलब जो कॉन्क्रीट है न्यूट्रल एक्सिस के बिलो वो क्रैक नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। इन सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इफ लोड इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शंस में अगर लोड काफ़ी स्मॉल है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लोड ज़्यादा रहता है तो जो भी आपका ये जो बीम्स है, ये जो आपका जो स्टील है वो सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस को क्या करता है, लेता है। बट काफ़ी स्मॉल लोडेज के केस में, मतलब काफ़ी लोड स्मॉल है, काफ़ी कम लोड आ रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो कॉन्क्रीट और स्टील जो होता है दोनों क्या करता है, टेंशन को रजिस्ट कर लेता है। ठीक है, बस याद रहना चाहिए कि लोड काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए। जैसे ही लोड बढ़ेगा, लोड इंक्रीज होगा, उस केसेस में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो सारा का सारा स्टील के द्वारा लिया जाएगा। बट काफ़ी स्मॉल लोड के केस में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो दोनों के द्वारा लिया जा रहा है, कंक्रीट के द्वारा भी और स्टील के द्वारा भी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब 13 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आउट ऑफ 30। हमारा आज का जो सीरीज़ है इसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 13 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है द मॉडल रेशियो इज द रेशियो ऑफ। तो डियर स्टूडेंट मैंने पहले बताया था कि मॉडल रेशियो जो होता है इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ये जो होता है ये रेशियो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एज पर डेफिनेशंस। और एक और मैं बताया था IS 456 2000 के अकॉर्डिंग ये कितना होता है 280 डिवाइडेड बाई जो मैंने पहले डिस्कस किया था 3 सिग्मा CBC। ठीक है, ये 280/3 सिग्मा CBC क्या होता है, ये इसका
मॉडल रेशियो होता है एज प्राइस 456 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये जो हम का है जो एक और रेशियो होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ES/EC, मतलब यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो सारे डिज़ाइन प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हम लोग ये लेते हैं। और यहाँ पे देखिए पूछा गया है द मॉडल रेशियो द रेशियो ऑफ, पहला ऑप्शन है यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडल्स ऑफ कंक्रीट। तो देखिए यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडल ऑफ कंक्रीट, पहला नंबर ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। रेस्ट ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, यंग्स मॉडल्स ऑफ कंक्रीट टू द यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील, EC/ES होगा नहीं, सी नंबर में हो जाए लोड कैरिड बाई स्टील टू द लोड कैरिड बाई कंक्रीट, ये भी होगा नहीं, डी में लोड कैरिड बाई कंक्रीट टू द लोड कैरिड बाई स्टील, ये भी होगा नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडल्स ऑफ कंक्रीट। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 15 डिस्कस कर लेते हैं। 15 नंबर जो ऑब्जेक्टिव हमारा है उसमें पूछा जा रहा है कि इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इन रिइंफोर्समेंट concrete column the cross sections reinforcement concrete column the cross section area of a steel bar is AS, है ना, and that of concrete is AC, the equivalent area of section in term of concrete is equal to। देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। मान लीजिए कि कहीं आपका कंक्रीट सेक्शंस है, उसमें आपका जो आप जो इम्बेड कर रहे हैं, इम्बेड जो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप जो इसमें स्टील इम्बेड कर रहे हैं और जो कंक्रीट है, तो आपका इक्विवेलेंट एरिया निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट एरिया निकालने के लिए कैसे हम लोग करते हैं, पहला तो क्योंकि आपका जो भी आपका जो कंक्रीट वाला जो आपका स्टील वाला पार्ट होता है उसको इन टर्म ऑफ कंक्रीट क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि आपके एनालिसिस में ईजी हो। क्योंकि ऐसे क्या होता है, स्टील अलग सेक्शंस है और कंक्रीट अलग है, दोनों का एनालिसिस करना बहुत ही टीडियस वर्क होता है। इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, पहला तो एरिया ऑफ कंक्रीट और प्लस जो आपका एरिया ऑफ स्टील है उस लेवल ऑफ कंक्रीट में, उसमें हम लोग मॉडुलर रेशियो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AC + M × AS हो जाएगा। मतलब एक तो एरिया ऑफ कंक्रीट आपका है ऑलरेडी, और अब जब जो आपका एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील को हम लोग क्या करेंगे, मॉडल रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, टोटल एरिया को हम जोड़ देंगे AC + M × AS, तो इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये एरिया के टर्म में है। अगर आपके स्ट्रेसेस का टर्म में है, मान लीजिए कि आपके स्ट्रेसेस इन दिया हुआ है स्टील, दिया हुआ है TS, है ना। अब इसको आपको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, अब टर्म में कन्वर्ट करना है कंक्रीट के टर्म में। तो क्या करेंगे हम लोग, TS / M। अब हम लोग स्ट्रेस के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो हमारे स्ट्रेसेस है स्टील में उसको मॉडुलर रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, ये आप याद रखिएगा। एरिया के केसेस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं M से, और स्ट्रेसेस केस में डिवाइड कर देते हैं M से हम स्टील में, है ना। तो कंक्रीट के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट मैं आपको इससे रिलेटेड सारे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाए, है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर AC + M × S, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है ना। आप देख पा रहे हैं AS + M AC तो होगा नहीं, होगा कौन, एरिया ऑफ कंक्रीट + M × AC, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बताता हुआ नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी बताता हुआ चल रहा हूँ। सो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए आपसे 16 नंबर ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव नंबर कौन सा, 16। चलिए, इन सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम द लोड इंक्रीजेस। अब देखिए सिंगली इन्फोर्स सेक्शन में अगर लोड को इंक्रीज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था पहले कि अगर लोड स्मॉल होता है सिंगली इन्फोर्स सेक्शन के केसेस में, तो जो टेंशन होता है, जो टेंसाइल लोड होता है वो दोनों के द्वारा लिया जाता है, कंक्रीट के द्वारा भी स्टील के द्वारा। बट याद रखिए स्मॉल लोड्स के लिए जैसे ही लोड को बढ़ाया जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेसेस किसके द्वारा लिया जाएगा, स्टील बार के द्वारा लिया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही लोड स्मॉल रहता, स्मॉल लोड्स के लिए रहता, तो दोनों के द्वारा, बोथ कंक्रीट एंड स्टील के द्वारा टेंशन को रोका जाता है। लेकिन यहाँ पे लोड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का ओनली स्टील बार विल रेजिस्ट टेंशन करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं हम लोग। द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इंक्रीजेस इन स्ट्रेन। बोला जा रहा है कि जो कंक्रीट में स्ट्रेसेस है वो इंक्रीज करता है स्ट्रेन के साथ साथ में। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम होता है इस तरीके से होता है ना, और स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से पैराबोल आप जैसे देखेंगे उसमें। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेन और आपका स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता है RCC सेक्शंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछा जा रहा है कि 18 नंबर है, नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। पूछा जा रहा है कि जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो कितना होता है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो मैंने पहले भी बताया था जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लगभग 10 to 15% होता है ना। कितना? 10 to 15%। ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द लोड ऑन द बीम इज इंक्रीज्ड द टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब अगर लोड को इंक्रीज किया जा रहा है किसी बीम पे तो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है कंक्रीट के नीचे इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, लोड आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज होगा। कहाँ पे? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। ऊपर तो होगा नहीं, डिक्रीज तो नहीं होगा। जो लोड बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 21। 21 में क्या बोला जा रहा है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम विल क्रैक इफ टेंसाइल स्ट्रेस सेटअप इन द कंक्रीट विद द न्यूट्रल एक्सिस, है ना। बोला जा रहा है कि जो स्टील इन्फोर्समेंट है ये कंक्रीट बीम के अंदर में वो कब क्रैक करना स्टार्ट होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस के बिलो। तो मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है आपका, इसके नीचे आपका दिया हुआ है रिइंफोर्समेंट है, यही ना न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है आपका, रिइंफोर्समेंट है। तो क्रैक कब करना स्टार्ट होगा, बीम कब क्रैक करना स्टार्ट होगा, जब उसका जो स्ट्रेसेस है, स्ट्रेसेस जो सेटअप हो रहा है वो परमिसिबल से ज़्यादा हो जाए। मैंने बताया था कि जो स्ट्रेसेस अगर परमिसिबल से कम रहेगा तो क्रैक नहीं होगा, लेकिन परमिसिबल से ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि परमिसिबल है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना, और आपका स्ट्रेस हो जा रहा है 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो आपका परमिसिबल से ज़्यादा हो गया ना। तो परमिसिबल से कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्रैक करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कब होगा, तो कब होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा, मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेसेस, है ना। लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस में तो होगा नहीं, क्रैक तो होगा नहीं। मान लीजिए कि 250 है, 250 आपका कम आ रहा है, 240 आ रहा है तो क्रैक नहीं करेगा। लेकिन 250 से जैसे ही ज़्यादा आ रहा है, 300 आ रहा है, 280 आ रहा है तो क्या होगा, क्रैक कर जाएगा। तो मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेसेस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, है ना। तो 22 में देखते हैं, इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिलो द टॉप ऑफ द बीम इज गिवन बाई, है ना। तो मैंने पहले बताया था आपको कि न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइंस में कैसे निकालते हैं। मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एनसी से डिनोट किया गया है, बट मैं वहाँ पे एक्स से डिनोट करता था। तो डिनोटेशन कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। तो दिया हुआ है इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिलो द टॉप ऑफ द बीम इज एनसी, है ना। टॉप ऑफ द बीम जो है आपका एनसी है, हम लोग वहाँ एक्सी मानते थे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को, यहाँ पे एनसी माना गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप एक्सी ही मानिए उसको, या एनसी मानिए, जो भी मानना है आपको मान सकते हैं एक्सी। तो क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी, है ना, होता था, डिवाइडेड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, है ना, ये होता था। और उसको क्या से मल्टीप्लाई कर देते थे हम लोग, डी से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो ये जो हमारा होता था आपका क्या होता था, ये हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिलो द टॉप एक्सिस, ये हमारा जो वैल्यू होता था एक्सी का वैल्यू, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू होता था। हम इस वाले पार्ट को क्या से के से डिनोट करते थे, और डी तो होता ही था, यानी जहाँ पे हम लोग के वैल्यू को क्या लेते थे, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस क्या लेते थे, एस टी इंटू डी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनसी से डिनोट किया गया, हम लोग क्या करते थे, एक्सी से डिनोट करते थे। तो हो गया एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड एम सिग्मा सी बी सी माइनस सिग्मा एस टी इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में भी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस एस टी इंटू डी। ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका था, बट मैं फिर यहाँ पे आपको बता दिया। जहाँ पे जो आपका मीनिंग है सबका अलग अलग है। एम मॉड्यूलर रेशियो है, सिग्मा सी बी सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंक्रीट है, सिग्मा एस टी जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील है, और डी आपका पता ही होगा ये क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। और इफेक्टिव डेप्थ किसे कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव डेप्थ जो होता है कहाँ से कहाँ का डेप्थ होता है,
कंप्रेशन जोन से लेकर के जो आपका स्टील है उसके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। तो सबका यूजुअल मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग 23 की ओर मूव करते हैं। ट्वेंटी थ्री में देखिए क्या बोला जा रहा है, 23 में बोला जा रहा है कि इफ़ द ब्रिथ ऑफ द सिंगली इन्फोर्स्ड बीम इज बी, एक जो सिंगली इन्फोर्स्ड बीम है उसका ब्रिथ बी है। आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, इफेक्टिव डेप्थ कितना है, डी है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिलो द टॉप ऑफ द बीम इज एन है, एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कॉन्क्रीट इज सिग्मा सी बी सी, देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज इक्वल टू। बोला जा रहा है कि एक बीम है जिसका ब्रिथ क्या है, बी है, जिसका ब्रेड्थ कितना है, बी है, और डेप्थ कितना है, डी है ना। और बोला जा रहा है जो आपका ये जो है न्यूट्रल एक्सिस है ये आपका एन ए है, ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है ना। और जिसका डेप्थ दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू एन दिया हुआ है, ठीक है। अब जो बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेस है आपका जो टॉप मोस्ट फाइबर में वो कितना है, सिग्मा सी बी सी है, कितना है, सिग्मा सी बी सी, ये आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चंस में, है ना, सिग्मा सी बी सी। तो पूछा जा रहा है कि आपका जो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता था वो क्या होता था, जो हमारा फोर्स उस पर एक्ट होता था इनटू जो उसका क्या होता था, लीवर आर्म होता था। मान लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है कॉम्प्रेसिव फोर्स, और यहाँ से यहाँ तक का लीवर आर्म होता था, उसी को तो हम लोग कहते थे, उसी को क्या कहते थे हम लोग, उसको हम लोग, ये मान लीजिए आपका तो न्यूट्रल एक्सिस है, एन की वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग कहते थे वहाँ पे, ये तो एनसी हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, उसको हम लोग कहते थे लीवर आर्म। तो लीवर आर्म कितना पे होगा, मान लीजिए ये जो आपका वैल्यू है उसका सीजी होता था कितना, 1/3 पे, है ना, कितना पे होता था, 1/3 पे। तो जो आपका 1/3 पे उसका सीजी लाइज करे, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो क्या होता है 1/3 मतलब यहाँ पे एन है, तो एन बाई क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना, एन बाई क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस डी है, तो डी में से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा लीवर आर्म मिल जाएगा, है ना। तो डी माइनस क्या हो जाएगा, n/3, ये आपका क्या हो गया, लीवर आर्म हो गया, d माइनस एन बटा 3। इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d माइनस एन डिवाइडेड बाई 3, ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे लीवर आर्म को, तो कितना हो जाएगा 3d माइनस एन बाई थर्ड, ये आपका हो गया लीवर आर्म। अब इसको हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया और स्ट्रेस चाहिए। तो हमारा स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन है सिग्मा सी बी सी। देखिए थोड़ा सा अब ये दिक्कत हो रहा है, बट अब देखते चलिएगा, सिग्मा सी बी सी है आपका, क्या है, स्ट्रेस है। तो देखिए ऊपर में स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी है, नीचे में जीरो है, तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, प्लस जीरो, है ना, और डिवाइड बाई में क्या 2, ये आप हम स्ट्रेस निकाले हैं, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया कितना है, विड्थ बी है, और एक्सिस का ये है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, तो बी इंटू क्या हो जाएगा एन, ये आपका एरिया निकल गया। तो क्या हो गया, सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू बी एन, ये आपका एरिया निकल गया, और 3d माइनस एन बाई 3 इसका क्या हो गया, इसका लीवर आर्म हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू बी एन इंटू 3d माइनस एन बाई थर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू बी एन इंटू 3d माइनस एन बाई थर्ड, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम कैसे कॉन्सेप्ट्स को निकाल रहे हैं, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम्स में, आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। जब कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप रट के पढ़ेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं बना सकते हैं, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन को डील करते चलिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 24।
देखिए बहुत ईजी, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। अब हम लोग 24 नंबर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। 24 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है द लीवर आर्म इन सिंगल इनफोर्स बीम इज इक्वल टू, लीवर आर्म सिंगल इनफोर्स बीम में कितना होता है। तो मैंने पहले बताया था कि जो आपका मान लीजिए कि यही आपका स्ट्रेस डायग्राम होता था, स्ट्रेन डायग्राम, उसमें क्या होता था कि यहाँ पे मान लीजिए आपका ऐसा होता था, है ना। तो जहाँ पे आपका जो यहाँ पे स्ट्रेस होता था सिग्मा CBC होता था, है ना, और यही क्या होता था आपका न्यूट्रल एक्सिस होता था। ये आपका यहाँ पे एन के टर्म में दे रहा है, मैं वहाँ पे XC के टर्म में बताया था, है ना। तो यहाँ पे NC यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता था यहाँ पे, है ना। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, है ना, टॉप मोस्ट फाइबर से यहाँ तक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता था। तो पूछा जा रहा है लीवर आर्म, तो लीवर आर्म कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका N है, टोटल डेप्थ कितना इफेक्टिव डेप्थ होता था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, D होता था, ये D होता था ना। अब मान लीजिए जो आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कहाँ पे लगेगा, CG पैक्ट होगा। तो मान लीजिए ये कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, ये स्ट्रेस डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा कितना पे लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना पे लगेगा, इसका CG कितना पे होगा, N/3 पे होगा। कितना पे होगा, जो न्यूट्रल एक्सिस आपका है उसे N/3 पे, क्योंकि इसका CG N/3 पे लाइज करेगा। और अब आपका टोटल डेप्थ D है, और आप इसको क्या करेंगे, D माइनस N/3, D माइनस क्या हो जाएगा, N/3। तो D माइनस N/3 हो जाएगा इसको। अब क्योंकि यहाँ पे जो टोटल डेप्थ D है और यहाँ पे CG N/3 पे लग रहा है, तो यही तो आपका लीवर आर्म हो जाएगा ना। यहाँ तो जो फोर्स लग रहा है टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से, उसी को तो लीवर आर्म हम लोग कहेंगे, LE की वैल्यू। और कितना हो जाएगा, टोटल डेप्थ में से हम लोग N/3 को घटा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3D माइनस N/3, 3D माइनस N/3। तो आप देख लीजिए इसमें जिसका करेक्ट ऑप्शन है, जो 3D माइनस N/3 होगा उसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C जो आपका है 3D माइनस N/3, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, जहाँ पे D डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ बीम एंड द सेंटर ऑफ द स्टील बार है, ये आपको पता ही है। एंड क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिलो द टॉप ऑफ द बीम। ठीक है, तो सब कुछ आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप लोग एनालाइज करना सीखिए, ये RCC सेक्शन से। आप जब तक चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे, फिगर्स नहीं बनाएंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो पहले आपको जो बोला जा रहा है उसमें देखिए, और क्या क्या पूछा जा रहा है उसको भी देखिए। इस तरीके क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप एग्जाम्स में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में नहीं इंट्रैप करने वाले, नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई की है। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स है तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जामिनेशन है, SBT के जो आपके RCC से रिगार्डिंग है, उसमें आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 है शायद। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि द बीम सेक्शन ऑफ द स्टील इन्फोर्समेंट इज ऑफ सच मैग्नीट्यूड दैट द परमिसिबल कंक्रीट एंड स्टील आर डेवलप्ड साइमल्टेनियसली, द सेक्शन इज नॉन एज, है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि वैसा सेक्शंस जिसमें जो आपका देखिए यहाँ पे है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, सॉरी आपको। ये देखिए ये क्वेश्चन है, सेक्शन इन विच द कंक्रीट इज नॉट फुली स्ट्रेट, सॉरी इससे प्रीवियस क्वेश्चन छूट गया था। देखिए, इन द बीम सेक्शन इफ द स्टील रिइंफोर्समेंट इज ऑफ सच मैग्नीट्यूड दैट द परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट एंड स्टील डेवलप साइमल्टेनियसली, द सेक्शन इज नॉन एज। देखिए अब बोला जा रहा है कि मान लीजिए अब जो आप लोग कंक्रीट सेक्शन जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, कंक्रीट और स्टील दोनों होता है। अगर दोनों में जो स्ट्रेसेस है परमिसिबल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ डेवलप हो रहा है एक के बाद एक में, तो वैसे सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, वैसे सेक्शन को हम लोग बैलेंस सेक्शन कहते हैं, और उस सेक्शन को क्रिटिकल सेक्शन भी कहा जाता है, और उसको इकोनॉमिकल सेक्शन भी कहा जाता है। तीनों सेक्शन कहते हैं। मान लीजिए जो स्टील और कंक्रीट में, तीनों कॉन्सेप्ट को आपको बता के चलता हूं, है ना। मान लीजिए कि आपका जो कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर में आपने स्टील को इम्बेड किया है ना, स्टील को न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इम्बेड किया है। तो वहां पे जो कुछ बोला जा रहा है कि मान लीजिए जो आपका कंक्रीट और स्टील है दोनों में स्ट्रेस साथ में आ रहा है, तो वैसे सेक्शन को हम लोग कौन सा सेक्शन कहते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन कहते हैं। और वैसे सेक्शन को क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं और इकोनॉमिकल सेक्शन भी कहते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैसा सेक्शन जिसके अंदर में क्या होता है, स्टील में जो स्ट्रेसेस होता है, स्टील में जो स्टील जो होता है अपने परमिसिबल स्ट्रेसेस को पहले गेन कर लेता है, और कंक्रीट क्या होता है,
बाद में गेन करता है। तो वैसे हम लोग जो सेक्शन होता है वैसे को हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन कहते हैं। मान लीजिए जो आपका स्टील इम्बेडेड है, तो स्टील में आपका जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है पहले रीच कर गया और कंक्रीट में बाद में करेगा, तो वैसे में क्या होगा कि वहाँ पे एक वार्निंग साइन मिलेगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन में, क्योंकि आपका जो आपका वार्निंग साइन है पहले स्टील में आ रहा है। तो स्टील क्या है आपका डक्टाइल मटेरियल है, तो ब्रेक होने से पहले क्या होगा आपका एक वार्निंग साइन देगा। तो वार्निंग साइन देगा तो आपका स्ट्रक्चर पहले टूटने से पहले दिखाएगा, एक वार्निंग चिक देगा कि आपका स्ट्रक्चर अब कोलैप्स होने वाला है। तो आप क्या होगा सफिशिएंट उसका प्रिकॉशन को बरत सकते हैं। तो वैसे सेक्शन को हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन कहते हैं। तो वैसा सेक्शन जिसमें जो स्ट्रेसेस है स्टील में पहले आए, परमिसिबल स्ट्रेस पहले गेन करे तब उसमें कंक्रीट में आए, है ना, मतलब परमिसिबल जो मैक्सिमम स्ट्रेस है स्टील में पहले गेन कर ले, वैसे सेक्शन को हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन कहते हैं। तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, द सेक्शन इन विच द कंक्रीट इज नॉट फुली स्ट्रेस, कंक्रीट क्या है फुली स्ट्रेस नहीं है टू इट्स परमिसिबल वैल्यू व्हेन स्ट्रेसेस इन स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका कंक्रीट है उसमें स्ट्रेसेस पहले फुल्ली स्ट्रेस नहीं हो रहा है, जबकि जो स्टील है उसमें अपने परमिसिबल वैल्यू को अचीव कर चुका है। तो वैसे क्या कहेंगे, वैसे सेक्शन को हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। और अंडर इन्फोर्स का ये केस है। अगर ओवर इन्फोर्स होता है तो कब होता है, जब उसमें क्या होता है कंक्रीट जो है अपना फुली मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को पहले अचीव कर लेगा और स्टील बाद में करेगा, है ना। तो वैसे सेक्शन को कहेंगे हम लोग ओवर इन्फोर्स सेक्शन। तो आप जरा सोचिए कि अगर कंक्रीट पहले अचीव कर लेगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को और बाद में स्टील करेगा तो क्या होगा, कंक्रीट तो वहाँ पर डक्टाइल मटेरियल नहीं है, वो तो ब्रिटल है, तो क्या होगा वो अचानक कोलैप्स कर जाएगा, स्टील बाद में ब्रेक करेगा, पहले स्ट्रक्चर फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर इन्फो सेक्शन वैसा सेक्शन को कहते हैं। तो उस टाइप के सेक्शन को जनरली अवॉइड किया जाता है ना। उस सेक्शन को हम लोग जनरली बैलेंस सेक्शन मान करके उसको हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर डिजाइन करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें बोला जा रहा है कि कंक्रीट इज नॉट फुली स्ट्रेस टू इट्स परमिसिबल वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन स्टील इज मैक्सिमम। तो स्ट्रेस इन स्टील मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब है कि वैसा सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, अंडर इन्फो सेक्शन कहेंगे। मतलब स्ट्रेसेस इन स्टील मैक्सिमम कब होगा, कंक्रीट के स्ट्रेस होने से पहले ही हो गया है, तो वैसे सेक्शन को हम लोग अंडर इन्फो सेक्शन कहेंगे। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या, दोनों में स्ट्रेस क्या है परमिसिबल बराबर है, साइमल्टेनियसली आ रहा है स्टील और कंक्रीट में, वैसे को बैलेंस कहेंगे, याद रखिए। और अगर स्टील पहले अचीव करता है मैक्सिमम स्ट्रेस को कंक्रीट से पहले तो अंडर इन्फोर्समेंट कहेंगे, और स्टील कंक्रीट के बाद में मतलब स्टील आपका जो कंक्रीट है वो पहले मैक्सिमम स्ट्रेस को अचीव कर लेता है स्टील से पहले, तो वैसे को हम लोग कहेंगे ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे, है ना। तो चलिए आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है डिक्लेयर हो गया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस टाइप का जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आने वाले अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है, जो भी आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है या जो एसबीटी के एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव के, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। हाँ, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आई होप कि 26 या 27 है। द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एन अंडर इन्फो सेक्शन इज एबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शंस। देखिए बोला जा रहा है कि इसमें देखिए इसमें दो न्यूट्रल एक्सिस होता है। एक तो मान लीजिए कि आप जो यहाँ पे बनाए हैं, ये आपका जो डायग्राम है, इसमें देखिए एक तो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा जब आपका मान लीजिए यहीं स्टील एम्बेड किया गया है ना। तो मान लीजिए कि ये आपका जो एक्सिस है ये क्या है आपका, ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब आपका जो स्ट्रेसेस है स्टील में और कंक्रीट में वो क्या है, दोनों बराबर है तब जाके सेक्शन है। लेकिन जैसे ही आपका वहाँ पे अगर आपके केसेस में अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाता है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन मतलब क्या होगा, स्ट्रेस स्टील जो है वो पहले रीच कर जाएगा, है ना। स्ट्रेस स्टील पहले रीच कर जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस को कंक्रीट से पहले। तो वैसे सेक्शन में क्या होता है कि जो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस, मान लीजिए कि ये आपका डेप्थ है, ये आपके क्या होता है यहाँ पे यहाँ तक, मान लीजिए कि ये आपका जो फोर्स लग रहा है कॉम्प्रेसिव फोर्स, और टोटल डेप्थ यहाँ पे कितना है, टोटल डेप्थ क्या है, डी है। आपको पता है डी कहाँ से कहाँ होता है, सेंटर से लेकर के ऊपर टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर तक का डेप्थ को इफेक्टिव डेप्थ डी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका डेप्थ, ये मैंने पहले बताया था कि कितना होता है, ये कहाँ प्लाइज करेगा, सी जी प्लाइज करेगा। तो सी जी कितना होता है टॉप से, एक्स से बाई थर्ड पे होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस जितना है एक्स सी डिवाइडेड बाई कितना पे हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा, या एक्स बाई थर्ड का, क्योंकि एक्स सी बराबर एक्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है। तो यहाँ पे एक्स सी बाई थर्ड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा लीवर आर्म का, मैंने पहले बताया था डी माइनस एक्स बाई थर्ड,
है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, लीवर आर्म का वैल्यू हो जाएगा d माइनस एक्स बाई थर्ड। तो अब देखिए ये जो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ये एक्सी कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चल गया, किस में, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केसेस में, याद रखिएगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केस में। तो ये आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो क्या हो गया, मान लीजिए आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाला आपका न्यूट्रल एक्सिस है और ये आपका क्रिटिकल एक्सिस यहाँ पे एक्सी है, तो इससे क्या हो गया, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया आपका एक्सिस, है ना। मतलब क्रिटिकल एक्सिस क्या हो गया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, ये आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये एक्सी वाला। तो ये जो एक्सिस है आपका क्या हो गया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो गया, ऊपर की ओर में शिफ्ट कर गया, मतलब जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपका था उससे क्या हो गया, ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया। तो यही पूछा जा रहा है। अब मान लीजिए यही ओवर इन्फोर्स सेक्शन रहता तो ये जो एक्सिस है कहाँ पे शिफ्ट कर जाता, यहाँ पे, मतलब ये जो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है उससे नीचे की ओर में शिफ्ट कर जाता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस है कंक्रीट का, वो मैक्सिमम रीच कर जाता है स्टील से पहले, तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केसेस में जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर होता है, और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के केस में जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर में होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, in the actual neutral axis of the under inverse section is above the critical neutral axis of the section। क्या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है अंडर इन्फोर्स सेक्शन का क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होगा, ये आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, और जो एक्चुअली जो न्यूट्रल एक्सिस लाइज कर रहा है अंडर इन्फोर्स क्या होगा, ऊपर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नीचे हो जाएगा क्रिटिकल से, है ना। ओवर इन्फोर्स सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हो जाएगा और अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हो जाएगा। क्रिटिकल मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए, और एक्चुअल मतलब जो उस केस के लिए है, तो उस केस जो केस अभी डिस्कस कर रहे हैं अंडर इन्फोर्स, तो क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। मैं देखिए बिल्कुल आपका जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करता चल रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, आप उसको रट लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। और अब कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को जब पढ़ रहे होते, तो आप कॉन्सेप्ट आपके अंदर है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अगर डील करना चाहें तो आप उसके बारे में एटलीस्ट सोच सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैसे डील करना है। लेकिन अगर आप रट के याद कर रहे हो ऑब्जेक्टिव को, तो आप अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करें। आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट से करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पूछा जा रहा है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बैलेंस सेक्शन इज कॉल्ड। आई होप कि 27 नंबर क्वेश्चन है या 28। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बैलेंस सेक्शन इज कॉल्ड। देखिए न्यूट्रल एक्सिस जो होता है बैलेंस सेक्शन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही ना होता है। मान लीजिए ये आपका एक्सिस है और ये है, इस टाइप का था हमारा, है ना, इस डायग्राम। तो इसमें क्या होता था कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हम बोलते थे कि ये क्या था हमारा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस था बैलेंस सेक्शन के केसेस में। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, मान लीजिए यही एक्चुअल है और यही क्या है, क्रिटिकल है। मैंने कि एक्चुअली जो न्यूट्रल एक्सिस है बैलेंस सेक्शन के केस में क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो वही पूछा जा रहा है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बैलेंस सेक्शन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। आप सिंपली याद रखिए कि बैलेंस सेक्शन के केसेस में जो आपका स्टील और कंक्रीट दोनों में स्ट्रेसेस बराबर हो जाता है, तो जहाँ पे इसका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लाइज करता है वहीं पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज करता है। इसलिए जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है बैलेंस सेक्शन के केस में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाएगा। और अगर वही अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से कम होता, ऊपर की ओर लाइज करता, मैंने अभी डिस्कस किया था। और ओवर इन्फोर्स सेक्शन होता तो क्या होता, नीचे की ओर लाइज करता न्यूट्रल एक्सिस से, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है आज की सीरीज़ का। 30 क्वेश्चन का सीरीज़ था ये, जिसमें हम लोग 28 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब 2 क्वेश्चन और बच रहा है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन अंडर इन्फोर्स सेक्शन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए पूछा जा रहा है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मैंने पहले ही बताया था कैसे कंप्यूट करते हैं। फोर्स को निकालते हैं, उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिस्टेंस होता है उससे हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है। मैंने पहले भी बताया था, ये मैं जब पढ़ा रहा था। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन में निकालते हैं, दो टाइप से निकालते हैं। एक तो हमारा जो कंप्रेसिव साइड से फोर्सेज आ रहा है, कंप्रेसिव साइड से जो फोर्स आ रहा है उसको कंसिडर करके हम लोग निकालते हैं।
और दूसरा चीज़ जो होता है कि जो टेंसाइल फोर्सेज उसमें आ रहा है, एक तो कंप्रेसिव फोर्सेज आ रहा है तो इस फोर्सेज को कंसिडर करके निकाल सकते हैं, या तो एक टेंसाइल फोर्सेज आ रहा है उस चीज़ को कंसिडर करके निकाल सकते हैं। इसका फोर्स इंटू लीवर आर्म या इसका फोर्स इंटू लीवर आर्म, दोनों को कंसिडर करके निकाल सकते हैं। कंप्रेसिव साइड से भी और टेंसाइल साइड से भी दोनों फोर्स को कंसिडर करेंगे और दोनों का लीवर आर्म को देखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इन कॉन्क्रीट, बी में दिया टेंसाइल डेवलप इन स्टील, सी में दिया हुआ बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है कंक्रीट के साइड से भी, वहाँ से भी, या टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है स्टील साइड से भी। आप लोग को पता ही होगा दोनों साइड से हम लोग फोर्स को लेकर के निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो फ्रेंड्स है उनको साथ शेयर करें, ताकि उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा वीडियो, कि जो भी एसबीटी की एग्जामिनेशन है वहाँ पे आप जो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। पूछा जा रहा है इन सिंगली रिइंफोर्स्ड beam, if the stresses in concrete reaches its allowable limit later than its permissible value। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बताया था। द बीम सेक्शन इज सेड टू बी अंडर इन्फोर्स। पूछा क्या जा रहा है, इन अ सिंगली इन्फोर्स सेक्शन इफ द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट रीचेज इट अलाउेबल लिमिट। स्ट्रेसेस इन कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेस है अपने अलाउेबल लिमिट को रीच कर रहा है लेटर देन द रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू, लेटर देन द रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड एज अंडर इन्फो सेक्शन। तो जो स्ट्रेसेस है कंक्रीट के अंदर में वो क्या कर रहा है, लेट में, बाद में, मतलब स्टील के बाद में उसमें स्ट्रेस आ रहा है मैक्सिमम। तो पहले किस में आ रहा है, स्टील में आ रहा है मैक्सिमम, तब जाके कंक्रीट में आ रहा है। तो वैसे सेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, अगर पहले स्ट्रेसेस को फुल मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस को अचीव कर ले रहा है स्टील और बाद में कंक्रीट कर रहा है, तो वैसे सेक्शन को हम लोग अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रू ऑप्शन है। अगर वही रहता कि पहले का क्या, पहले किस में स्ट्रेस आ रहा है मैक्सिमम, पहले अगर कंक्रीट में स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है तब स्टील में आ रहा है ना। पहले कंक्रीट में आ रहा है तब जाके क्या आ रहा है, पहले मैक्सिमम कंक्रीट में आ रहा है ना। पहले मैक्सिमम कंक्रीट में तब स्टील में आ रहा है, तब जाके वहाँ पे क्या होता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है इन सिंगल इन्फोर्स बीम इफ द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट रीचेस इट्स अलाउेबल लिमिट लेटर दैन रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू, है ना। मतलब लेटर, उसके बाद में, मतलब जो आपका परमिसिबल है जो आपका स्टील में है उसके बाद में वो रीच कर रहा है तो अंडर हो जाएगा। अगर पहले अचीव कर लेता, आपका जो कंक्रीट में है पहले अचीव कर लेता स्टील से, तो उसको हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले है, लेटर, ये बाद में बोल रहा है कि जो आपका कंक्रीट में स्ट्रेसेस है इट्स अलाउबल लिमिट लेटर दैन द परमिसिबल वैल्यू, है ना, उसके बाद में कर रहा है स्टील के बाद में, तो उसको हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन कहेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक जो कॉन्सेप्ट है आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर का, जो आपका ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का फर्दर वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल है कि आपको मैं इसके साथ इसका जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। सो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए आप देख सकते हैं, कभी भी आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको मिलेगा यहाँ से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।